हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एडवांस अकाउंट्स में पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन की हम लोग रिवीजन ले रहे थे और उसमें मैं ऑलरेडी 2 रिवीजन लेक्चर बना चुका हूं। फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। सेकेंड रिवीजन लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर एज एंड व्हेन अवेलेबल, जिसमें हम लोगों ने सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग ले रहे हैं थर्ड लेक्चर, रिवीजन का ये अपना थर्ड लेक्चर है। और अब जो बात कर रहे हैं ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार मिलते हैं। तो अपने को 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना है। एक तो डिसोल्यूशन व्हेन फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस टू कंपनी। डिसोल्यूशन जब फर्म अपना बिजनेस क्या करे, किसी कंपनी को सेल कर दे। तो इस केस में 2 कंडीशन होती है। एक तो ये कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो क्या करें, कंपनी क्रिएट करें, न्यू कंपनी बनाए और फिर क्या करते हैं, वो न्यू कंपनी बना के अपना फर्म का जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो क्या करते हैं, कंपनी को सेल कर देते हैं और बदले में कंपनी से पीसी में क्या करते हैं, शेयर्स ले लेते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ बिजनेस का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। पार्टनरशिप से जो है वो बिजनेस क्या होती है, कंपनी फॉर्मेट में चेंज हो जाती है, पर ऑनरशिप क्या रहती है, सेम रहती है। समझे मैंने क्या बोला? जैसे मान लो ABC पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में और ये तीनों इक्वल पार्टनर है। अब ये चाहते हैं कि इनको क्या हो रहा है, फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चाहते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप के बजाय क्या हो, कंपनी मॉडल में आ जाए, कंपनी बना के हम लोग बिजनेस करें। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर कंपनी क्रिएट की, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो कंपनी को सेल कर दी और कंपनी से बदले में परचेज कंसिडरेशन में क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए और उन शेयर्स को तीनों ने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो समझदार है सोच सकते हैं ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, जो पहले पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स थे, ऑनर थे, वो अब क्या हो गए, कंपनी में शेयर होल्डर्स हो गए हैं। और एक तरीका रहता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना बिजनेस सोल्ड आउट कर दो, फिर उनसे बदले में क्या करो, आप पीसी में शेयर्स लेके आप शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो आपस में। तो बेसिकली अभी जो फिलहाल हम पहले बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन व्हेन फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस टू ए कंपनी। चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो चाहे न्यू कंपनी हो, एक ही बात है। तो इसको अपन बोलते हैं वैसे सेल टू कंपनी और कन्वर्जन इनटू कंपनी। या तो हम लोग बोलते हैं सेल टू कंपनी या हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन इनटू कंपनी। सेल टू कंपनी वर्ड कब यूज होता है, सेल टू कंपनी वर्ड तब यूज होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना बिजनेस क्या करो, सेल कर दो। और कन्वर्जन इनटू कंपनी तब वर्ड यूज होता है जब आप पहले कंपनी क्रिएट करो, फिर फर्म का बिजनेस कंपनी को सेल करके और परचेज कंसिडरेशन में हम लोग बदले में क्या करें, शेयर्स लें, ठीक है। अब इस केस में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्या होता है, अमालगमेशन होता है ना, अपना अमालगमेशन वैसा ही है। तो यहां पे 3 चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, पीसी कैलकुलेशन। सबसे पहले इसमें आता है परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। दूसरा आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसकी बुक में होता है, वेंडर कंपनी की बुक में होता है अमालगमेशन के केस में। और फिर एक रहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमालगमेशन में परचेजिंग कंपनी की बुक में रहता है। तो यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करते हैं, पीसी कैसे कैलकुलेट होता है और वेंडर फर्म, वेंडर जो पार्टनरशिप फर्म है जो अपना बिजनेस सेल कर रही है उसकी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो जहां तक हम लोग पीसी की बात करें, पीसी कैलकुलेशन के 2 मेथड है यहां पे। एक कौन सा है, पेमेंट मेथड, और एक कौन सा है, नेट एसेट्स मेथड। पेमेंट मेथड हम लोग तब फॉलो करते हैं जब क्वेश्चन में पेमेंट साफ साफ दिया हो, मतलब मोड ऑफ पेमेंट। ये उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो अमालगमेशन पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। तो पेमेंट मेथड, पीसी कैलकुलेशन के लिए पेमेंट मेथड हम लोग तब फॉलो करते हैं जब अपने को क्वेश्चन में मोड ऑफ पेमेंट और एक्सटेंट ऑफ पेमेंट दोनों साफ साफ दिए हुए हो, है ना, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज व्हेन मोड ऑफ पेमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ पेमेंट बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन। दोनों साफ साफ क्वेश्चन में क्या हो, दिए हो। तो बस सीधा है, कितने शेयर्स इश्यू हो रहे हैं देख लो, कितने डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, कितना कैश पेमेंट हो रहा है, सम कर लो, पीसी आ जाएगा, ठीक है। और
जब कह सकते हैं कि पेमेंट साफ साफ नहीं दिया वो, मतलब एक्सटेंट ऑफ पेमेंट अगर क्लियरली नहीं गिवन है कि कितने शेयर्स हैं या कितना कैश पेमेंट हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेट एसेट्स मेथड को यूज करते हैं। तो ये मेथड तब यूज होता है, दिस मेथड इज यूज व्हेन पेमेंट इज नॉट गिवन क्लियरली, साफ साफ नहीं दिया है। तो यहां पे पीसी क्या होता है, जितना नेट एसेट्स कंपनी टेक ओवर करेगी उतना ही क्या करेगी, पेमेंट करेगी। बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसा हम लोग किस में करते हैं, अमालगमेशन में करते हैं। तो इस केस में पीसी इक्वल्स टू नेट एसेट्स टेकन और बाय कंपनी, मतलब एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन और माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन और। तो पीसी कैलकुलेशन में नया कुछ है नहीं, अमालगमेशन में जिस लेवल पे आप पीसी कैलकुलेट करते हो उसके कंपैरिजन में यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप किस में देते हो, वेंडर कंपनी की बुक में देते हो। तो सबसे पहले वेंडर कंपनी की बुक्स में क्या होता है, सबसे पहले वेंडर कंपनी की बुक में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या बोलते हैं, पीसी ड्यू एंड रिसीव, पीसी ड्यू करना है और क्या करना है, रिसीव करना है। थर्ड स्टेप पे अपन क्या बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन और बाय परचेजिंग कंपनी। फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, समझ में आया। फिर उसके बाद में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस योर रियलाइजेशन अकाउंट। अमालगमेशन में वेंडर कंपनी की बुक में इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, है ना। तो वहां यहां तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे नहीं, पर उसकी जगह यहां पे क्या है कि पार्टनर्स का अगर कोई लोन है तो पार्टनर्स के लोन को सेटलमेंट करो और उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। बिल्कुल एज इट इज वही है जैसा वेंडर कंपनी की बुक में आप करते हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करो, पीसी ड्यू रिसीव करो फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। थर्ड, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कम, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस। फिर आप चाहो तो पार्टनर्स लोन का सेटलमेंट कर लो, फिर उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर लो और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का क्या करना है, सेटलमेंट करना है। बिल्कुल वहां पे क्या होता था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता था, उसकी जगह यहां पे क्या है, पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट है। वहां इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता था, उसकी जगह यहां पे क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल का सेटलमेंट है। समझ में आया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर अपन क्लोज करेंगे तो एसेट साइड में जनरली क्या होता है, एसेट्स, कैश और लॉसेस एसेट साइड में, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स whether taken or not by purchasing company to realization account except cash and loss। तो सारी एसेट्स चाहे टेक ओवर हुई हो चाहे नहीं हुई, उनको क्लोज करना है, इसलिए आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और ये सब किस पे ट्रांसफर होगा, बुक वैल्यू पे। और जैसा अमालगमेशन में भी होता था कैश के लिए कि कैश रियलाइजेशन में तभी ट्रांसफर होता है जब टेक ओवर हुआ है, तो यहां पे भी वही है, कैश इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली इफ इट इज टेकन और बाय परचेजिंग कंपनी। तो अगर परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करेगी तो कैश जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज कैश रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद जितने भी लॉसेज हैं अमालगमेशन में वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होते थे और यहां किस में एडजस्ट हो जाते हैं, पार्टनर्स में। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। फिर उसके बाद जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, चाहे टेक ओवर हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उन सबको आप क्या करो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो आप एंट्री यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये एंट्री भी किस पे होगी बेटा, बुक वैल्यू पे। फिर ट्रांसफर ऑल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन पीएसआर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या करना है, पीसी ड्यू और रिसीव करना है, ड्यू पीसी एंड रिसीव पीसी। पहले पीसी क्या करना है, ड्यू करना है। तो जब पीसी ड्यू करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ पीसी। और फिर जब पीसी रिसीव करोगे तो जिस भी मोड में रिसीव होगा वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। समझ में आया। फिर उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर,
सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, अगर कैश में सेटल किया तो आप एंट्री क्या कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं की तो फर्म उसको क्या करेगी, सेल कर देगी। तो अगर आप कैश में रियलाइज करोगे तो आप एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। और अगर कोई पार्टनर्स टेक ओवर करे तो आप एंट्री कर सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और इसी तरह से अगर किसी लायबिलिटीज को कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया तो उसका पेमेंट कौन करेगा, फर्म पेमेंट करेगी। तो आप एंट्री कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या कोई पार्टनर्स लायबिलिटीज एज्यूम करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नॉर्मली फर्म अगर बियर और पे करती है, अगर फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है तो आप एंट्री कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर परचेजिंग कंपनी पेड करती है तो फिर उस केस में वेंडर फर्म की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती है, समझ में आया। बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो हम लोग एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन पीएसआर, है ना। और अगर लॉस है, लॉस कब होगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये भी किस में हो जाएगा, पीएसआर में। फिर उसके बाद में पार्टनर्स का लोन, जनरली पार्टनर का जो लोन है अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है तो उसका पेमेंट किस में होता है, कैश में होता है। तो आप एंट्री कर सकते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो उसके लोन को हम कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स की कैपिटल का सेटलमेंट किससे होगा, जो पीसी आपको परचेजिंग कंपनी से रिसीव हुआ है या जो कैश आपके पास बचा हुआ है, समझ में आया। तो इस केस में अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब उससे अमाउंट क्या है, रिसीवेबल है, तो आप एंट्री कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पेमेंट करने के लिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पीसी में जो परचेजिंग कंपनी से शेयर्स मिले हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स बिटवीन पार्टनर, तो आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस में गिवन होता है कि जो परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स मिले हैं किससे, परचेजिंग कंपनी से, उनको पार्टनर्स कैसे सेटल कर रहे हैं। तो इफ स्पेसिफाइड और गिवन इन क्वेश्चन तो फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन बोलता है कि शेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है कि पीसी में जो शेयर्स रिसीव हुए उनको कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेटलमेंट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि फर्म के पास पार्टनर्स को देने के लिए सिर्फ शेयर्स ही हैं या शेयर्स के साथ में कैश भी है। तो अगर सिर्फ शेयर्स ही बचे हुए, अगर फर्म के पास पार्टनर्स को देने के लिए सिर्फ शेयर्स ही हैं तो जितनी उनकी कैपिटल का बैलेंस है वो आप शेयर्स में क्या करो, पेमेंट कर दो। तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तब हम लोग नॉर्मली एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब आपके पास इक्विटी शेयर के साथ साथ क्या बचा हुआ है, कैश भी बचा हुआ है। फर्म के पास इक्विटी शेयर जो परचेजिंग कंपनी से रिसीव हुए उनके साथ क्या है, कैश भी बचा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या कर सकते हैं कि आप इन इक्विटी शेयर्स को क्या करो, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले आप परचेजिंग कंपनी से जो पीसी में शेयर्स आए ना, उनको आप क्या करो, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आप एंट्री कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, ऐसा,
ठीक है। और फिर जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बचे ना, दैट बैलेंस वी कैन एडजस्ट फ्रॉम कैश। तो अगर किसी को आपने शेयर्स ज्यादा दे दिए तो आप कैश ले सकते हो, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और किसी को कैपिटल देने, किसी को इक्विटी शेयर्स देने के बाद भी उसकी कैपिटल का पूरा पेमेंट नहीं होता है, तो फिर आप उसको पेमेंट किस में कर सकते हो, कैश में। और फाइनली योर कैश अकाउंट मस्ट बी टैली। तो मेरे हिसाब से इस पोर्शन में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, अकाउंटिंग इन केस ऑफ सेल टू कंपनी और कन्वर्जन इनटू कंपनी। तो पीसी कैलकुलेशन मैंने समझाया, पेमेंट मेथड और नेट एसेट्स मेथड बिल्कुल अमालगमेशन जैसा है। फिर दूसरा उसके बाद मैंने समझाया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म। तो वेंडर फर्म की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है। वेंडर फर्म की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमालगमेशन में वेंडर कंपनी की बुक में होता है। वहां पे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है, उसकी जगह यहां पे क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल का सेटलमेंट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, अगर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी की बात करें तो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अमालगमेशन में करते हैं। तो पहले आप एंट्री कर सकते हो बिजनेस परचेज की। क्या एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज के लिए? आप एंट्री कर सकते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर फर्म, या अपन सीधा लिख सकते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स टेकन ओवर अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। और बैलेंसिंग फिगर अगर है तो गुडविल और या फिर कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। फिर उसके बाद में थर्ड हम लोग वहां पे लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं अमालगमेशन में, और यहां पे क्या होगा, वेंडर फर्म को पेमेंट हो जाएगा। तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं वेंडर फर्म्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पेमेंट कैश में किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर नए शेयर किस पे इशू हुए, प्रीमियम पे। उसके बाद अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है तो आप एंट्री कर सकते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी एंट्री सेम है, कॉमन डेटर क्रेडिटर अगर कुछ भी हुए तो उनको कैंसिल करने की एंट्री क्या है, सेम है। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमालगमेशन में हम लोग वेंडर कंपनी की बुक्स में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। समझ में आया? बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में वो क्या है पता है, अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एग्जाम में बहुत आता है, पर सबसे अच्छी बात क्या अपने लिए कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। तो आप भले मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो चाहे एग्जाम के क्वेश्चंस कर लो, पर ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये सबसे ज्यादा ये पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमालगमेशन हम लोग रिवीजन ट्रैक पे हैं, तो ये उन्हीं को समझ में आ सकता है जिन्होंने पहले एक बार पढ़ा हुआ है ढंग से, है ना। तो अमालगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, जैसे दो पार्टनरशिप फर्म है, एक में ए बी पार्टनर है और दूसरे में सी डी पार्टनर है। इन्होंने मिलके क्या डिसाइड किया कि एक नई फर्म बनाएंगे ए बी सी डी। दिस इज नोन एज अमालगमेशन ऑफ फर्म। इसको बोला जाता है वेंडर फर्म और ये बोला जाता है परचेजिंग फर्म। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक में ए बी पार्टनर है और दूसरे में क्या है, सी डी पार्टनर है। ए बी ने क्या किया, सी डी को परचेज कर लिया। ए बी फर्म ने क्या किया, सी डी फर्म को परचेज कर लिया। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। पर नई फर्म में भी पार्टनर तो वही होंगे, ए बी सी डी। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, देखो, अमालगमेशन ऑफ फर्म हो या एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्म हो, एक ही बात है, पर ज्यादातर केस यहां पे किसके हैं, अमालगमेशन ऑफ फर्म के।
ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देखो अमालगमेशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी ये बैलेंस शीट है जिसमें ए बी पार्टनर्स हैं और उनकी क्या है, कैपिटल है, इधर सन्ड्री एसेट्स है और लायबिलिटीज है। ठीक है, ए की कैपिटल 100 है, बी की कैपिटल 200 है और इसके अलावा 700 की क्या है, लायबिलिटीज है और सन्ड्री एसेट्स कितनी है, 1000 की है। अब इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस किसी दूसरी फर्म को सेल कर दिया। पहले क्या हो रहा था, सेल टू कंपनी। तो सेल टू कंपनी के केस में क्या है कि आप अपना बिजनेस कंपनी को बेच रहे हो, तो बदले में आपको कंपनी से क्या मिल रहे थे, शेयर्स मिल रहे थे, जो हम लोग पार्टनर्स में क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब यहां पे क्या है बच्चों, समझो कि ये एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इन्होंने अपना बिजनेस किसी दूसरी फर्म को सेल कर दिया। इन्होंने अपना बिजनेस क्या किया, किसी दूसरी फर्म को सेल कर दिया। तो बच्चों क्या होगा पता है, ये जितनी नेट एसेट्स उस फर्म को ट्रांसफर करेंगे उतना ही इनका उसमें क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा पर्सनल बिजनेस है और आपका भी पर्सनल बिजनेस है और अपन चाहते हैं कि हम मिलके क्या करें, एक पार्टनरशिप फर्म बना लें। ठीक है, मेरे बिजनेस की एसेट्स 1 लाख है, मेरे बिजनेस की एसेट्स 1 लाख है, आपके बिजनेस की एसेट्स 2 लाख है। मैंने क्या किया पता है, मैंने 1 लाख का एसेट्स जो है वो नई फर्म में ट्रांसफर कर दिया, आपने 2 लाख की एसेट्स नई फर्म में ट्रांसफर कर दिया। तो समझो नई फर्म की टोटल एसेट्स कितनी हो गई, 3 लाख। अब उस 3 लाख में मेरी कैपिटल 1 लाख है और आपकी कैपिटल 2 लाख है। मतलब क्या हुआ कि मैं जितनी एसेट्स ट्रांसफर करूंगा, मैं जितनी एसेट्स न्यू फर्म में ट्रांसफर करूंगा उतनी मेरी कैपिटल होगी। आप जितनी एसेट्स न्यू फर्म में ट्रांसफर करोगे उतनी आपकी कैपिटल होगी। तो इस केस में क्या होता है, दो फर्म मिलके क्या कर रहे हैं, एक नई फर्म बना रहे हैं, है ना। तो ए एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें कौन है, मैसर्स ए बी, और एक पार्टनरशिप फर्म में कौन है, मैसर्स सी डी, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, मैसर्स ए बी सी डी। अब इसमें सीधा फंडा है, देखो मैसर्स ए और बी जितनी नेट एसेट्स ट्रांसफर करेंगे उतनी ही इनकी यहां पे क्या होगी, कैपिटल होगी। और इसी तरह से मैसर्स सी डी में जो दो पार्टनर है सी और डी, ये अपनी तरफ से जितनी नेट एसेट्स ट्रांसफर करेंगे उतनी ही इनकी यहां पे क्या होगी, कैपिटल हो जाएगी। तो यहां ऐसा नहीं है कि कोई शेयर्स आपको देंगे फिर वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। सीधा फंडा है कि जिस फर्म के पार्टनर्स जितनी नेट एसेट्स न्यू फर्म में ट्रांसफर करेंगे उतनी ही उनकी न्यू फर्म में क्या होगी, कैपिटल हो जाएगी। समझ में आया। तो यहां पे भी बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 चीजें डिस्कस की जाती है किसी क्वेश्चन में। 3 काम करने होते हैं, पीसी कैलकुलेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म। ये 3 चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पीसी, इसमें मोस्ट ऑफ द केस में पीसी जो है वो नेट एसेट्स मेथड से निकलता है। कौन से मेथड से, नेट एसेट्स। और ध्यान रखना नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय जनरली गुडविल को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स का है, गुडविल को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट नई फर्म की बुक्स में देते हैं। तो हाँ, इसमें एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो पीसी कैलकुलेशन इस केस में ज्यादातर किससे होता है, नेट एसेट्स मेथड से होता है। और नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय गुडविल को कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, परचेजिंग फर्म की बुक्स में जाके गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। तो जनरली आपको यहाँ पेमेंट मेथड नहीं मिलेगा, हमेशा आपको यहाँ पीसी के लिए कौन सा मेथड मिलेगा, नेट एसेट्स मेथड मिलेगा। ठीक है। और नेट एसेट्स मेथड से जाओगे तो अपन क्या बोलेंगे, पीसी इक्वल्स टू नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग फर्म। तो एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। और ध्यान रखना गुडविल को पीसी कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करेंगे, वो परचेजिंग फर्म की बुक में ऑटोमेटिकली गुडविल का अपन अलग से एडजस्टमेंट देते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म की बात करें
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर फॉर्म की बात करें, बिल्कुल वही है जो पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या करोगे, क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वेंडर फॉर्म, बिल्कुल वही जो पहले डिस्कस किया था। सेकेंड आपको क्या करना है, पीसी ड्यू ओनली, रिसीव नहीं करना है, सिर्फ आपको पीसी को क्या करना है, ड्यू करना है, क्योंकि रिसीव तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नई फर्म अपने को कुछ पेमेंट नहीं कर रही है। नई फर्म क्या कह रही है कि तुम जितनी एसेट ट्रांसफर करोगे हम तुमको उसमें, हमारी फर्म में, नई फर्म में उतनी कैपिटल दे देंगे। तो यहां सिर्फ पीसी क्या होता है, ड्यू होता है, और पीसी जब ड्यू करते हो तो परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस ये एंट्री होती है। तो पीसी ड्यू करने से क्या हुआ बच्चों, परचेजिंग फर्म का अकाउंट डेबिट हो गया। रिसीव नहीं कर सकते पीसी, ध्यान रखना किसी भी केस में। फिर सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग फर्म, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले होता था। फिर उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री सेम है। उसके बाद में आप रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। पार्टनर्स लोन है तो आप सेटल कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस बचता है ना, पार्टनर्स समझो समझो, पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस बच रहा है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल का जो बैलेंस है वो पीसी के बराबर आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस बच रहा है फाइनली पता है वो क्या है, वो अमाउंट है जो वेंडर फर्म के पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, न्यू फर्म में। तो जब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट करते हैं ना, तो कुछ नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो आप क्या करो, न्यू फर्म में ट्रांसफर कर दो। पार्टनर्स कैपिटल, वेंडर फर्म के पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस है ना, वो परचेजिंग फर्म में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे एंट्री क्या होती है पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग फर्म। अब जिसको समझ में आ रहा है वो समझो कि जब आपने पीसी ड्यू किया था तो आपने एंट्री की थी परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट। तो आपकी बुक्स में परचेजिंग फर्म का अकाउंट क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। मतलब जैसे पीसी 1 लाख है तो अपन ने ये एंट्री की 1 लाख से, अपन ने एंट्री की परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख से। ठीक है, फिर पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी 1 लाख ही आएगा। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है, न्यू फॉर्म में ट्रांसफर करना है। देखो सीधी सी बात है, वेंडर फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस है वो ही उनका न्यू फर्म में क्या है, कैपिटल है। तो अपन वो ओल्ड फर्म, वेंडर फर्म से क्या कर रहे हैं, न्यू फर्म में वो कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे पार्टनर्स की सेटलमेंट में कोई पेमेंट नहीं होता है। हां, अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं है और वो सेटलमेंट कैश में चाहता है तो उसकी एंट्री कैश में हो जाती है। अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या होता है, हम लोग परचेजिंग फर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप इस चीज को समझो कि यहां जब पीसी आपने ड्यू किया तो अपन ने एंट्री क्या की, परचेजिंग फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम लोग परचेजिंग फर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और फाइनली मैं बोल सकता हूं ऐसा करने के बाद परचेजिंग फर्म का अकाउंट क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो यहां पे एंट्री सेटलमेंट की ये एंट्री होती है। सेटलमेंट में एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग फर्म्स अकाउंट, और फाइनली परचेजिंग फर्म का अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, टैली हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म। परचेजिंग फर्म में यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनता है गुडविल एडजस्टमेंट का। तो अपने को पहले क्या करना पड़ता है पता है, गुडविल में गिव एंड टेक करना पड़ता है। ऐसे मान लो 4 पार्टनर्स हैं, गुडविल, तो आप पहले क्या करो, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लो। तो गुडविल के लिए एक वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गुडविल के लिए क्या होता है, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। कैसे वर्किंग नोट बनता है, जैसे यहां पे अगर सपोज वी हैव 3 पार्टनर्स और 4 पार्टनर्स जो भी हैं, ये 3 पार्टनर हैं, तो ऐसा करके ए बी सी इनका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, वेट,
इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही होता है, गुडविल एडजस्टमेंट। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो जैसे हम लोग देते हैं ना 12th में तुम लोग देते थे पास एडजस्टमेंट, तो डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, गुडविल रेस करते हैं। तो जब गुडविल रेस करते हैं तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वो गुडविल का जो भी अमाउंट है ना, वो इनके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, हाँ, पुरानी फर्म के रेशो में। फिर ये होता है बेसिकली ओल्ड रेशो में, है ना। फिर उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ कर देते हैं, गिव एंड टेक, रेज एंड राइट ऑफ जिसको बोलते हैं, और फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो पहले गुडविल रेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये जो भी गुडविल है ना, वो सब इनके अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। फिर गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर हम लोग गुडविल को क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से देख लेते हैं, क्या देखते हैं हम लोग यहां पे, पता है कि कितना डेबिट और कितना क्रेडिट है, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर का डेबिट ज्यादा है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और किसी का क्रेडिट ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दिस इज नोन एज गुडविल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, गुडविल एडजस्टमेंट। फिर एक होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। आपको क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू फर्म में क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेने है, किसी एक को बेस लेके। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट जनरली ऐसा बनता है, जैसे मान लो ए बी सी कैपिटल है, ठीक है, ए बी सी कैपिटल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल जो इन्होंने क्या की है, ट्रांसफर की, कहां से, वेंडर फॉर्म से। तो ए ने जो, बी ने जो और सी ने जो कैपिटल ट्रांसफर की, वो अपने को पता चलता है यहां से, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग फर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, उन्होंने जो कैपिटल ट्रांसफर की वो। फिर उसके बाद में यहां प्लस माइनस क्या होता है, गुडविल एडजस्टमेंट प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ये आ जाता है तुम्हारा कैपिटल आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट। फिर अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि सी को बेस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, सी को बेस लेके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल ऑन सीज बेसिस। तो आप सी के बेसिस पे सारे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करो, पीएसआर में कन्वर्ट कर दो। फिर जो भी एक्सेस कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, वो या तो क्या होता है, कैश में एडजस्ट हो जाता है या करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये कैश या करंट अकाउंट में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, एक तो गुडविल एडजस्टमेंट, जो बेसिकली बेस्ड किस पे पता है, रेज एंड राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ को मैं बोलता हूं गिव एंड टेक। तो पहले एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। फिर सबकी गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं, तो रिटर्न ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू रेशो। और ये किसकी वजह से पता है, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की वजह से, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स में शो नहीं कर सकते, इसलिए उसका एडजस्टमेंट किसके थ्रू होता है, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होता है। तो ऐसा गुडविल एडजस्टमेंट बनता है और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नहीं भी बोले कि वेंडर फर्म की बुक्स में ट्रीटमेंट देना है, तो भी तुमको क्या होगा पता है, तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेंडर फर्म जो अपना बिजनेस बेच रही है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तभी पता चलेगा कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल वहां से ट्रांसफर की है। समझ में आया? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उसके बाद वही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ परचेजिंग फर्म। तो परचेजिंग फर्म की बुक में सेम है, तो यहां सीधा एक ही एंट्री होता है जनरली, ये वाली। तो यहां पे एंट्री क्या होती है, एसेट्स टेकन और अकाउंट डेबिट विद एग्रीड वैल्यू टू लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, ठीक है, और टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ वेंडर फर्म। तो जो वेंडर फर्म की बुक्स में
पार्टनर्स कैपिटल से न्यू फर्म, सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? जो तुमने वेंडर फर्म की बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से परचेजिंग फर्म में ट्रांसफर किया ना, वो कैपिटल अमाउंट यहां पे आता है। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी बोले कि वेंडर फर्म की बुक्स में ट्रीटमेंट देना है, तो भी तुमको वेंडर फर्म का कम से कम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि वेंडर फर्म के पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल ट्रांसफर की, और वो ही कैपिटल तुमको यहां पे लेनी पड़ेगी। समझ में आया? बाकी जितनी भी एंट्रीज है, कॉमन डेटर क्रेडिटर कुछ भी हैं, तो बस, तो यहां पे जनरली क्या होता है, एक ही एंट्री होती है। कॉमन डेटर क्रेडिटर है, कुछ अनरियलाइज आपका प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री बिल्कुल ऐसी ही रहती है। समझ में आया? तो ये एक मेरी तरफ से एक फास्ट रिवीजन है, जो हो सकता है कि आपको हेल्प करे, बस पर ये आपको तभी हेल्प करेगा जब आपने पहले ढंग से पढ़ा हुआ है। तो आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, देखो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने लिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम भी 4 to 5 क्वेश्चंस आप अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और होप कि आपके लिए ये यूजफुल हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।